हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इकोलॉजी का एक टॉपिक है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। कई बार इस टॉपिक के ऊपर बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और क्वेश्चंस आ जाते हैं तो गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इकोलॉजी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर एटमॉस्फेयर किस में आता है। तो इतना तो सभी जानते होंगे कि जैवमंडल, बायोस्फीयर है ना बेटा। क्या कहा मैंने? बायोस्फीयर। पृथ्वी के समस्त सजीव और निर्जीव बायोम मिलकर एक बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं और यही क्या होता है? जैव मंडल कहलाता है। क्लियर? क्या कहा मैंने? पृथ्वी के समस्त सजीव और निर्जीव बायोम, है ना। बायोम समझते हो ना कैसा होता है? वो इकोसिस्टम पढ़ते हैं अपने, तो 4 लेवल्स नहीं होते हैं? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, है ना। तो पृथ्वी के समस्त सजीव और निर्जीव बायोम मिलकर, है ना। बायोम समझते हो क्या होता है? जीवोम, ठीक है ना। जीवोम के बारे में तो सुना होगा तुमने। तो पृथ्वी के जितने भी सजीव और निर्जीव, देखो पहले आप ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से बायोम बनता है, ठीक है। तो पृथ्वी के जितने भी सजीव और निर्जीव बायोम हैं वो सब मिलकर एक बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं और उस बड़े इकोसिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। जैव मंडल को इकोस्फीयर भी कहा जाता है। याद रखोगे बच्चों, क्या कहा है? इकोस्फीयर भी कहते हैं। जैव मंडल को ही हम इकोस्फीयर भी कहते हैं। नाउ बायोस्फीयर के लिए नए शब्द इकोस्फीयर का प्रयोग कॉल्क ने किया। बायोस्फीयर को ही आजकल एक नया शब्द दिया जाता है, इकोस्फीयर, है ना। इकोस्फीयर, और इकोस्फीयर शब्द किसने दिया? कॉल्क ने दिया, ठीक है। अब जब बात चल रही है बायोस्फीयर की, यानी कि जब हम बात करते हैं जैव मंडल की, है ना, जैव मंडल, तो इस जैव मंडल के यानी कि इस इकोस्फीयर के 3 भाग हैं, ठीक है। कौन कौन से? एटमॉस्फेयर यानी कि जिसको कि हमने क्या कहा आज? वायुमंडल। हाइड्रोस्फीयर, और एक जो होता है वो क्या होता है? लिथोस्फीयर। 3 चीजें पढ़नी होती है। जैव मंडल में भी क्या क्या चीजें हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। ये तीनों चीजें यहां पर है। अब प्रश्न उठता है कि सर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल है? तो देखो, जब बात वायुमंडल की चल रही है, इसकी वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की, तो जैसे कि नेम शो कर रहा है, वायु के सजीव वायुमंडल बनाते हैं। वायु के सजीव जो होते हैं, वायु के सजीव वायुमंडल बनाते हैं। सीधी सी बात है, वायु के अंदर जितने भी जो सजीव हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? वायुमंडल बनाते हैं। फिर दूसरा आता है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। पानी में उपस्थित सजीव जलमंडल बनाते हैं। वायु के सजीव, वायु में उपस्थित सजीव, समझ में आ रहा है? वायु में उपस्थित सजीव एटमॉस्फेयर बनाते हैं। पानी में उपस्थित सजीव जलमंडल बनाते हैं। और स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल, तो सीधी सी बात है, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सजीव घटक, पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाने वाले सजीव घटक मिलकर और क्या बनाते हैं? स्थल मंडल बनाते हैं। तो अपने नहीं कहते हैं जल, थल और वायु, है ना। अपने कहते हैं ना जल, थल, वायु कहते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? स्थल मंडल। तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जितने भी सजीव घटक है, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जितने भी सजीव घटक हैं वो सब मिलकर स्थल मंडल बना देंगे। जलमंडल, पानी में उपस्थित जितने भी सजीव हैं वो सब मिलकर और जलमंडल बना लेंगे। और वायुमंडल, वायु में उपस्थित जितने भी सजीव हैं वो मिलकर और क्या बना लेंगे? वायुमंडल। तो मैं ये कह सकता हूँ जैव मंडल के अंदर 3 है। 3 जैव मंडल में भी 3 मंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर,
एटमॉस्फेयर। क्लियर है बेटा? तो जैव मंडल या इकोस्फीयर के ही ये तीनों भाग है। ठीक है, अब अपना थीम क्या था, अपने को क्या डिस्कस करना था यहां पर? वायुमंडल डिस्कस करना है ना? वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर को मुझे डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब कैसे हम पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक पारदर्शक आवरण है। वायुमंडल क्या है बेटा? वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक पारदर्शक क्या है? आवरण है, एक पारदर्शक आवरण है। यदि वायुमंडल को अनुलंब आकृति में देखें, अनुलंब आकृति कैसे होती है? ऐसी या ऐसी? तो ऐसी होती है ना। तो यदि वायुमंडल को अनुलंब आकृति में देखें, अभी डायग्राम वगैरह सब बताऊंगा, ऐसे अनुलंब मतलब वर्टिकल। यदि वायुमंडल को अनुलंब आकृति यानी कि वर्टिकल प्रोफाइल में देखें तो हमें बहुत सी गोलाकार सतह दिखाई पड़ेगी। बहुत सी गोलाकार क्या दिखाई देगी? सतह दिखाई देगी। इन सतहों का घनत्व, तापमान, रचना तथा गुण बिल्कुल क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। वापस से बोल रहा हूं, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर, वायुमंडल कहां पर है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है बेटा, एक पारदर्शी आवरण है। यदि वायुमंडल को मैं ऐसे अनुलंब आकृति में देखूं तो हमें बहुत सी गोलाकार सतहें दिखाई देगी, बहुत सी गोलाकार सतह मुझे दिखाई देगी। ठीक है ना? बहुत सी गोलाकार सतह दिखाई पड़ेगी। इन सतहों का घनत्व अलग होगा, तापमान अलग होगा, रचना अलग होगी और गुण भी अलग अलग होंगे, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होगा, पृथ्वी की सतह के पास, है ना? पृथ्वी की सतह के पास घनत्व हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, जो पृथ्वी के पास है वहां पर घनत्व अधिक होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो घनत्व क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और पृथ्वी की सतह से यदि ऊपर की ओर जाएं तो मुख्य सतह है ना? पृथ्वी की सतह से यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो देखो मैंने क्या कहा, पृथ्वी की सतह के पास तो घनत्व अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो घनत्व क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो देखो ज्यों ज्यों ऊपर की ओर जाते हैं तो घनत्व कम होता जाता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाए तो मुख्य सतह होगी, मुख्य सतह होगी। कौन कौन सी? जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो शोभ मंडल, ठीक है ना? शोभ मंडल सुना है बेटा शोभ मंडल के बारे में? शोभ मंडल यानी कि ट्रोफोस्फियर। ट्रोफोस्फियर कहां पर है वो देखें। ट्रोफोस्फियर कहां पर होगा? ये देख रहे हो बेटा, इधर ये अर्थ की सरफेस है, समझना बेटा, ये अर्थ की सरफेस है, ये वाली। तो अर्थ की सरफेस है, तो अर्थ की सरफेस के पास में, सबसे पास में कौन होगा? ट्रोफोस्फियर। ये देखो, ये रहा, ये ट्रोफोस्फियर हम लोगों ने बता रखा है। ठीक है, तो सबसे जो पास में होगा वो क्या होगा? ट्रोफोस्फियर होगा, शोभ मंडल होगा। तो पृथ्वी की सतह से 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। मतलब यदि पृथ्वी की सतह से मैं ऊपर की ओर जाऊं तो 8 से लेकर और 16 किलोमीटर तक कौन मिलेगा? मुझे केवल शोभ मंडल मिलेगा। ये पृथ्वी के पास में है। ठीक है, तो नेचुरल कि पृथ्वी की सतह के पास में घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। अतः जल वाष्प, धूल कण, धुआं और पराकण तथा 90% वायुमंडलीय गैस इसी भाग में उपस्थित रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा मैंने बेटा? पृथ्वी की सतह से 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ये 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 8 to 16। ये देखो, ये क्या लिख रखा है बेटा? यहां पर ध्यान दोगे, 8 से 16 किलोमीटर अधिकतम, मिनिमम 8 से 16 किलोमीटर तक कौन प्रेजेंट है? ट्रोफोस्फियर या शोभ मंडल प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो यहां पर क्या क्या है? जल वाष्प है, धूल कण, धुआं, पराकण, आप सब यहां पर ही तो देखते हो। जल वाष्प, धूल कण, धुआं, पराकण तथा 90% वायुमंडलीय गैस, 90% वायुमंडलीय गैस जो है वो इसी भाग में स्थित होगी। 90% वायुमंडलीय गैसें जितने भी होती है वो सब इसी भाग में होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर जिस कहां पर है वो देखो, ट्रोफोस्फियर के ऊपर, ट्रोफोस्फियर के ऊपर, वो 8 से 16 किलोमीटर के ऊपर, मतलब शोभ मंडल के ऊपर
कौन होगा? स्ट्रेटोस्फीयर होगा। तो क्षोभ मंडल के ऊपर पृथ्वी की सतह से 16 से 50 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी की सतह जो है उससे 16 से 50 किलोमीटर ऊपर, 16 तक तो कौन है? ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है। अब 16 से 50 किलोमीटर तक ऊपर के क्षेत्र को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। 16 से 50 किलोमीटर, जरा देखना बेटा इस डायग्राम को, 16 से 50 किलोमीटर, ये देखो, ये 50 किलोमीटर की रेंज बता दी, ठीक है ना। 16 से 50 किलोमीटर की जो रेंज है उस पर क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फियर। समझ में आ रहा है? ये यहां पर स्ट्रेटोस्फियर को मार्क कर दिया। यहां पर क्या था बेटा? ये तो क्षोभ मंडल, ये स्ट्रेटोस्फियर। आर यू गेटिंग और नॉट? नाउ ट्रोपोस्फियर के ऊपर पृथ्वी की सतह से 16 से 50 किलोमीटर ऊपर का क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। यहां पर तेज वेग से बहने वाली हवाएं अनुपस्थित होती है। यहां पर तेज वेग से बहने वाली हवाएं अनुपस्थित होती है, अतः यह क्षेत्र वायुयानों के लिए अनुकूलित है। जितने भी जो वायुयान होते हैं, है ना, वो ऊपर जब हाइट पर उड़ान भरते हैं तो यहां पर तेज वेग से बहने वाली हवाएं अनुपस्थित है। तेज वेग से हवाएं नहीं बहती है, ठीक है। इसलिए वायुयानों के लिए यह क्षेत्र बिल्कुल कैसा है? अनुकूलित है, ठीक है। नाउ स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यदि आपसे कोई पूछ ले कि ओजोन परत किस में पाई जाती है, तो ओजोन परत जो होती है बेटा स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है, जो घातक यूवी विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन परत है। ओजोन तो सब जानते हो ना, O3। तो ओजोन देख लेते हैं, क्या यहाँ पर डायग्राम के अंदर हमको दिख रही है क्या? देखो ओजोन कहाँ पर, ये रही, इस जगह पे देखो, ये रही ओजोन। तो हर एक परत की विशेषता है ना, यहाँ पर ओजोन परत आप लोगों को दिखाई दे रही है। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इस भाग में क्या दिखाई दे रही है? ओजोन परत दिखाई दे रही है। तो क्षोभ मंडल बेटा 8 से 16 किलोमीटर है। 16 से 50 किलोमीटर तक कौन है? स्ट्रेटोस्फियर है, राइट। 16 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर है। यहाँ पर तेज वेग से बहने वाली हवाएं अनुपस्थित है, तो वायुयानों के लिए सबसे उचित क्षेत्र है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत आप सब जानते हो कि यूवी विकिरणों से पृथ्वी की सतह को क्या देती है? सुरक्षा देती है। मतलब ये यूवी विकिरणों को ऊपर ही क्या कर देती है? रोक देती है। ऑलराइट, नाउ मीजोस्फियर, मध्यमंडल, मध्यमंडल या जिसको बोलते हैं मीजोस्फियर, मीजोस्फियर मध्यमंडल। अब ये मध्यमंडल कहाँ पर है? तो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर तक का क्षेत्र। 50 से अब 80, 50 तक कौन था? स्ट्रेटोस्फियर था। 16 से, राइट, आपको मालूम है 8 से 16 तक तो कौन था? डेट इज क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद में क्या हुआ? 16 से 50 किलोमीटर तक कौन था? स्ट्रेटोस्फियर। 50 से 80 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कौन सा होता है? मीजोस्फियर होता है बेटा, ठीक है ना। तो मीजोस्फियर, ये वाला क्षेत्र मीजोस्फियर। हमने क्या कहा था? मीजोस्फियर कहां तक है? 50 से, क्या बताया यहां पर? ये देखो 50 से 80। तो 50 से 80 की रेंज कौन सी? ये वाली 50 से 80 मीजोस्फियर, राइट। 16 से 50, 16 से 50 स्ट्रेटोस्फियर, और 8 से 16, 8 से 16 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से लगाकर 8 किलोमीटर से लगाकर 16 किलोमीटर तक, ये कौन होता है बेटा? ट्रोपोस्फियर। तो अभी हम लोग यहां पर चल रहे हैं, मीजोस्फियर के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर क्या है बेटा? 80 से लेकर 150 किलोमीटर तक का क्षेत्र मीजोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर में ही क्या होते हैं? ये देखो 80 से 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र मीजोस्फियर, राइट। 80 से 50 तक का क्षेत्र मीजोस्फियर है ना। तो मीजोस्फियर, ये देखो मीजोस्फियर, राइट, ये तो मीजोस्फियर है। उसके ऊपर क्या है? थर्मोस्फियर है।
थर्मोस्फीयर कितने किलोमीटर तक है, क्या बताया बेटा, 80 टू 150, 80 टू 150। ये देखो 80 से लेके 150 तक का क्षेत्र, मतलब 80 से 150, ये रहा 80 से 150 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कौन सा हो गया, थर्मोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर, या जिसको कि अपन ने क्या कह दिया बेटा, थर्मोस्फीयर या आयोनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या आयोनोस्फीयर होता है। ठीक है, तो देखो 80 से 150 किलोमीटर तक का क्षेत्र मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर है ना, मीजोस्फीयर के ऊपर, मीजोस्फीयर के ऊपर भाई 80 किलोमीटर तक तो कौन है, ये था मीजोस्फीयर। 80 से 150 किलोमीटर तक का क्षेत्र मीजोस्फीयर के ऊपर थर्मोस्फीयर में ही आयन मंडल होता है। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, आयन मंडल होता है, तो आयोनिस्फीयर कहते हैं। तो ये देखो क्या कहा, जिसमें मुक्त आयन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आयोनोस्फीयर का है ना। तो देखो थर्मोस्फीयर में ही आयन मंडल होता है, थर्मोस्फीयर में ही आयन मंडल होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर मुक्त आयन तथा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पृथ्वी से प्राप्त रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, ये पृथ्वी से प्राप्त रेडियो तरंगों को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। इसके कारण दूर दूर से रेडियो संचार में सहायता मिलती है। अब समझिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा है, ये पृथ्वी से प्राप्त रेडियो तरंगों को, ये पृथ्वी से प्राप्त रेडियो तरंगों को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। इसके कारण ही हमें दूर दूर से रेडियो संचार में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अधिकांश मानव निर्मित उपग्रह जितने भी, अब ध्यान से सुना, अधिकांश मानव निर्मित जितने भी उपग्रह है वो सब थर्मोस्फीयर में विभिन्न ऊंचाई पर स्थिर किए जाते हैं। थर्मोस्फीयर में ही क्या किए जाते हैं, जितने भी उपग्रह होते हैं वो सब यहाँ पर ही सेट किए जाते हैं, अथवा उसके आसपास गति करते हैं, उसके आसपास गति करते हैं। इसका उपयोग आधुनिक संचार तथा विभिन्न अनुसंधानों के लिए किया जाता है। तो ये वाली लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, है ना, संचार आदि के लिए, संचार आदि के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो वापस से एक बार बता दें, ये देखो ये जो क्षेत्र है ये बेटा यहाँ से 80 किलोमीटर से लेकर और ये 150 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, राइट, यहाँ पर थर्मोस्फीयर या क्या है, आयोनोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर या आयोनोस्फीयर है, राइट। मीजोस्फीयर के ऊपर था ये क्षेत्र, थर्मोस्फीयर में ही आयन मंडल भी होता है, थर्मोस्फीयर के अंदर में ही आयन मंडल भी होता है, इसमें मुक्त आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पृथ्वी से प्राप्त जो रेडियो तरंगे होती है उनको क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं बेटा। तो इसके कारण दूर दूर से रेडियो संचार में क्या आती है, सहायता मिलती है। अधिकांश जितने भी मानव निर्मित उपग्रह है वो कहाँ पर, थर्मोस्फीयर में ही विभिन्न ऊंचाई पर स्थित किए जाते हैं अथवा उसके आसपास के क्षेत्र में गति करते हैं। ये इसका उपयोग आधुनिक संचार तथा विभिन्न अनुसंधानों के लिए किया जाता है। तो उपग्रह जितने भी जो सेट किए जाते हैं वो थर्मोस्फीयर में ही सेट किए जाते हैं। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं बहिर्मंडल, एग्जोस्फीयर। वायुमंडल की बाहरी कोरों को बहिर्मंडल कहते हैं। सबसे बाहरी कोर, वायुमंडल की सबसे बाहरी कोरों को एग्जोस्फीयर कहते हैं, जो कि विरल होते हैं और यह शनि शनि बाहरी अंतरिक्ष से मिल जाती है ना। और यह मतलब ये एग्जोस्फीयर होते हैं जो विरल, रेयर होते हैं, है ना। वायुमंडल की बाहरी कोरों को बहिर्मंडल कहते हैं जो विरल होते हैं, है ना। और ये शनि शनि बाहरी अंतरिक्ष से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो एग्जोस्फीयर सबसे लास्ट की बात हो रही है। ये यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये एग्जोस्फीयर, ये एग्जोस्फीयर है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया है देखो, जैसे कि ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर और एग्जोस्फीयर। आर यू गेटिंग बेटा? नाउ ये तो अभी हमने कंप्लीट किया। अब आगे आ जाते हैं होमोस्फीयर। होमोस्फीयर किसको कहा है? एक वर्ड आया था होमोस्फीयर बेटा, होमोस्फीयर। ये देखो होमोस्फीयर एक वर्ड आया, ये वाला होमोस्फीयर, ये पूरा होमोस्फीयर 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ये देख रहे हो बेटा होमोस्फीयर। ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये पूरा यहां से यहां तक का क्षेत्र है, समझ में आ रहा है?
100 किलोमीटर तक का क्षेत्र, अप टू 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो क्या है, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र, यहां से, ये पृथ्वी की सतह है, अर्थ सरफेस, यहां से लेकर 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, होमोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर, होमोस्फीयर के ऊपर का क्षेत्र, होमोस्फीयर के ऊपर का क्षेत्र, होमोस्फीयर के ऊपर का क्षेत्र कौन सा आएगा, हेट्रोस्फीयर, ये रहा। ये 100 किलोमीटर से जो ऊपर का क्षेत्र है ये क्या आएगा बेटा, हेट्रोस्फीयर। ऑलराइट। हास दर, अब ये भी जानो कि हास दर क्या होती है, लैप्स रेट क्या होती है। जैसे जैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे जैसे शोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे शोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ती जाती है, शोभ मंडल कहां तक है, 8 से 16 किलोमीटर तक, जैसे जैसे शोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है, वैसे वैसे तापमान में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। जैसे जैसे शोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान में कमी आती जाती है। ये देखो, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, यहां पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, शोभ मंडल में जैसे जैसे क्या होती है, ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है बेटा, डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज इन हाइट। किसमें, शोभ मंडल की बात हो रही है, ठीक है। नाउ वैसे वैसे तापमान में कमी आती, अतः पृथ्वी सतह पर ऊर्ध्वाकार तापमान प्रवणता ह्रास दर कहलाती है। अतः पृथ्वी स्तर पर ऊर्ध्वाकार तापमान प्रवणता, ऊर्ध्वाकार मतलब कैसे होती है, ऐसे, ऊर्ध्वाकार तापमान प्रवणता ह्रास दर कहलाती है। ये 6 to 5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर है, ठीक है ना। क्या होती है, 6 to है ना 6.5 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री, है ना, मतलब पर 1000 मीटर है 6.5, ये याद रखना क्या है बेटा, 6.5 है ये, इट इज 6.5, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। मतलब जैसे जैसे शोभ मंडल के अंदर आप ऊंचाई पे जाएंगे, ठीक है ना, तो वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। अतः पृथ्वी सतह पर ऊर्ध्वाकार तापमान प्रवणता ह्रास दर कहलाती है, राइट, मतलब लैप्स रेट कहलाती है। लैप्स का मतलब कम हो जाना, ठीक है। नाउ कुछ और भी चीजें हैं खास, वो आप देखें। वायु के घटक, वायु के घटक क्या है, कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो एक तो नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%, राउंडली 78.8 या 78% होती है। ऑक्सीजन 21% के करीब होती है, सभी जानते हो, 20.92 एग्जैक्ट है, 21% के करीब। CO2 0.04% होती है ना, 0.04%। आर्गन जो है वो कितनी होती है, 0.9%। और ट्रेस कंपोनेंट जो होते हैं वायुमंडल में वो 0.04% होते हैं। ये वायु के घटक है, ये वायु के घटक है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये वही चीज़ यहाँ पर बता रखी है एक और डायग्राम से। 16 किलोमीटर तक का क्षेत्र ट्रोफोस्फियर, 16 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या है बेटा, ट्रोफोस्फियर है ना, 16 किलोमीटर तक का क्षेत्र ट्रोफोस्फियर है। फिर 16 से 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है। फिर 50 से 80 तक का क्षेत्र है वो मीजोस्फियर है। और फिर उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो थर्मोस्फियर है। और फिर लास्ट में क्या है, एक्सोस्फियर है। आर यू गेटिंग अ नोट। नाउ एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये एक तो ट्रोपोपोज है, ठीक है ना, ट्रोपोपोज है। तो ट्रोपोपोज कहाँ है, जहां पर ट्रोफोस्फियर खत्म हो रहा है वो ट्रोपोपोज हो गया, ठीक है। जहां पर स्ट्रेटोस्फियर खत्म हो गया वो स्ट्रेटोपोज, जहां पर मीजोस्फियर समाप्त हो गया वो मीजोपोज। समझ में आ रहा है। तो इन तीन चीजों के ऊपर भी इंफेसिस करना है, ये वाला, ये भी यहां पर फोकस करना है, ये वाला बेटा, एक, ये दूसरा, दो, और ये तीसरा। जहां पर देखो ट्रोपोपोज खत्म हुआ ना, यहां पर ट्रोफोस्फियर खत्म हुआ है तो ये ट्रोपोपोज, राइट। मतलब आप ये कह सकते हो कि ट्रोफोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में कौन है, ट्रोपोपोज है।
और फिर मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में, मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में कौन है, तो स्ट्रेटोपोज है। और थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में कौन है, तो मीजोपोज है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखो बेटा कि कौन कौन से भाग थे। इस डायग्राम को हमेशा ध्यान रखना है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, 5 टाइप हो गए। ट्रोफोपोज, जहाँ ट्रोफोस्फीयर खत्म हो रहा है वो ट्रोफोपोज, जहाँ स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो रहा है वो स्ट्रेटोपोज, जहाँ मीजोस्फीयर खत्म हो रहा है वो मीजोपोज। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे ट्रोफोस्फीयर के अंदर हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर हाइट के साथ में क्या होता है, कम होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर तो टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है मीजोस्फीयर में तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वापस से टेम्परेचर क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। वापस टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या हुआ बेटा, पहले डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट, फिर टेम्परेचर इंक्रीज इन हाइट, फिर टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट, फिर टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट सबसे पहले, फिर टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा विथ हाइट के साथ में, फिर यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया है हाइट के साथ में, फिर वापस से टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है हाइट के साथ में। तो यहाँ पर यदि देखोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। आर यू गेटिंग। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटा, है ना। तो और एक ये जो लास्ट वाला जो डायग्राम था ये भी आपको शो कर रहा है। आर यू गेटिंग, अलग अलग चीज़ों को शो कर रहा है, रेंज को भी शो कर रहा है और अलग अलग जो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर उनको भी शो कर रहा है। आर यू गेटिंग। सो ये था बेटा आज की क्लास के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा, डेट वाज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर, है ना, कि भाई बायोस्फीयर के जो 3 भाग, जैवमंडल के जो 3 भाग थे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, वो हम लोगों ने उसमें से एटमॉस्फेयर पढ़ा। हम आने वाले दिनों में भी आप लोगों के लिए और भी नए वीडियोज़ लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।